हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आज हमारी 11वीं क्लास है और हम लोग 11वीं क्लास में पहला चैप्टर देखेंगे और जो आपका विषय है वो है बच्चों इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग आपका देखने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है? 11वीं क्लास है आपकी, ठीक है। और सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंतर्गत जो है हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, जो आपकी विकास की नीतियां हैं और उनका जो अनुभव है उनको हम लोग शेयर करेंगे और इसमें बात होगी मेनली 97 से लेके 90 यानी कि 1947 से लेके 1990 के बीच की जो स्थिति है उस स्थिति को अनुभव करेंगे। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर को हम लोग आपका देखने वाले हैं और इसी चैप्टर के माध्यम से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे और एक एक करके हम जो है सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है? इतना ध्यान रहेगा आप सभी को। चलिए चैप्टर पे हम लोग आपका सबसे पहले आपके चलते हैं और चैप्टर को अच्छे से देखते हैं और चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं इन पर हम लोग आपका बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हमें जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देंगे तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। देखिए ये एक आपके कोटेशन दी थी विक्टर अलेक्जेंडर वुश 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसरॉय थे भारत में। इन्होंने कहा था कि देखिए भारत क्या है, हमारे साम्राज्य की धुरी है। धुरी का मतलब होता है पहिया, कि अगर हमसे कोई राज्य मान ली कोई देश अगर अलग हो जाता है तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से औपनिवेश से वो और देशों से कमा रहे थे, जितना प्रॉफिट उनको भारत दे रहा था इतना कोई और नहीं दे रहा था। उन्हें कहा कि अगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा। ये उस समय की बात का कोटेशन हमको मिली। आइए इसके विषय में पढ़ते हैं। परिचय को हम सबसे पहले आपका देखते हैं और एक एक करके हम इससे सारी चीजों को पढ़ेंगे। भारत का आर्थिक विकास विषय इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत चीजें क्या हैं, उस चीजों का हम लोग आपका वर्णन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास के अवगत कराना है। यदि देश की वर्तमान अवस्था तथा भूमिकाओं की संभावनाओं की चर्चा करते समय आर्थिक अतीत पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करके पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से करेंगे। इस क्रम में हम उन सभी बातों से भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्हें स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। क्या मिली? स्वतंत्र भारत की जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण नीति रही है उन नीति को निर्धारण करने में हम लोगों को क्या मिली, महत्वपूर्ण जो आपकी भूमिका मिली है, इन सभी को देखेंगे। देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग आपका बेसिकली बच्चों हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति को देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को आपका खत्म किया और 1947 से लेकर 1990 के बीच में जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो आपका प्रयास किए गए थे वो प्रयास कितने सार्थक रहे, क्या उनका काम रहा, क्या उनका जिम्मा रहा, इस विषय में हम लोग आज इस चैप्टर के अंतर्गत देखने वाले हैं। चैप्टर को पढ़ते समय कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, कोई आपका डाउट बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को, अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए सबसे पहले एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना आज की नहीं है। कह रहे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है अगर हम इसकी संरचना की बात करेंगे, कह रहे हैं कोई आज की नहीं है ये संरचना। इसके मूल स्रोत तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे। कह रहे कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, इससे अगर हम 200 वर्ष पहले देखें तो हमें पता लगेगा कि हम क्या रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उनके अधीन रहे हैं और हमने
अधीनता का जो मंजर आपका झेला है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो एक सफर तय किया है, उस दौर को भी हम लोग आपका देखेंगे और पता लगेगा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसा उसका शासन था, इस पर गौर करेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इसके मेन जो है आपके पॉइंट है कंक्लूजन वाले, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकास हो रहे औद्योगिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल उत्पादन तक सीमित करना था। अब भारत को उन्होंने क्या बनाया? एक औपनिवेशिक शासन बनाया। देखिए उनकी सीधी मंशा क्या थी। आप देखिए जो आपके इंग्लैंड है उसमें क्या हो गया था? औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। उन्हें क्या चाहिए था इंग्लैंड के लिए? इंग्लैंड के लिए भारत से जो आपका रॉ मटेरियल है, जो आपका कच्चा माल है, उन्हें केवल कच्चा माल चाहिए था। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय लोगों से, यहाँ के विकास से, यहाँ की स्थिति से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उनका कोई साहूकार नहीं था, उनकी कोई फीलिंग नहीं थी। उन्हें केवल एक चीज दिखती थी, वो था मात्र उनका लाभ। वो किसके लिए काम कर रहे थे? अपने लाभ के लिए काम कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि हम क्या कर सकें, आपका जो प्रॉफिट्स है हम आपका लाभ दे सकें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अपने वो किस पर डिपेंड थे? आपके लाभ पर। उस शासन के अधीनता के शोषक मुख्य स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद पिछले 6 दशक में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना सही नहीं है। अगर कह रहे कि हम जब तक अधीनता में जो शोषक हुए हैं, जो शोषण हुए हैं, जब तक हम उसको नहीं समझ लेंगे पिछले 60 सालों को, 6 दशकों को, तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का जो सही मूल्यांकन है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें मूल्यांकन करने के लिए हमें पीछे आपका जाना पड़ेगा, पीछे की स्थिति को पढ़ना पड़ेगा, तब हम नई अर्थव्यवस्था की या नई चीजों की हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा है औपनिवेश शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। कि औपनिवेश शासन के अंतर्गत कैसे आपका निम्न स्तर का आर्थिक विकास हुआ। इस निम्न स्तर के आर्थिक विकास को हमें देखना है और निम्न स्तर के आर्थिक विकास को गौर करना है। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व, कह रहे कि जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई और अगर हम उससे पूर्व यानी कि अगर उससे पहले की हम लोग बात करें, ठीक है, तो उस पूर्व में आपको लगेगा कि भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यानी कि जब अंग्रेजी का शासन नहीं था, उनके शासन स्थापना से होने पहले भारत की एक क्या थी? अपनी अर्थव्यवस्था थी। देखिए कैसी अर्थव्यवस्था थी। भारत छोटे छोटे आपके साम्राज्य में बटा हुआ था। राजा आपका शासन चलाते थे और उस शासन के माध्यम से वो मैनेज करते थे अपनी आर्थिक चीजों को। गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति किस प्रकार से अपना जीवन जिएगा, उसके सारोकार की सारी चीजें, हर व्यवस्था उन्होंने आपकी की होती। क्लियर है? यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था। कह रहे कि जो आपका जन सामान्य है और आजीविका है और सरकार का जो आय है, उसका मुख्य स्रोत क्या था? कृषि। यानी कि भारत आप देखेंगे तो वो आप हमेशा आपका कृषि प्रधान आपका देश रहा है। क्या रहा है? कृषि प्रधान। और कृषि उसकी क्या रही है? आपका प्राथमिकता रही। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना। उसने विशेष रूप से आपका कृषि पर ध्यान दिया है और उस समय जो आपके कर लेने की प्रक्रिया थी या लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो डिपेंड करती थी, आपका अधिकतर जो भाग था वो था एग्रीकल्चर। क्लियर है? और एग्रीकल्चर से ये सारी चीजें आपकी होती थी और उसी में था। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु तथा मूल्यवान मणि रत्न आदि जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत में सुविख्यात हो चुका था। अब देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो अलग प्रकार में थी। कैसे? क्योंकि हम कुछ ना कुछ आपका निर्माण भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम कुछ ना कुछ जो है आपका निर्माण कर रहे थे और निर्माण की स्थिति
क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको देखना है। देखिए क्या निर्माण कर रहे थे हम, तो निर्माण में हम आपका सूती वस्त्र के आप कपड़े बना रहे थे। हम धातु को बनाने का हमको विशेष ज्ञान था। जो बहुमूल्य रत्न है वो हम बढ़ा रहे थे। जड़ी बूटी का हमें ज्ञान था। और हमारी जो शिल्प कला थी वो बहुत विकसित थी और बहुत आपके चरम लेवल पर थी। और पूरी दुनिया में हमारी कला की जो थी आपका विख्याति थी, लोग जानते थे हमारी आर्ट्स को। और इसीलिए भारत क्या हो चुका था, इन सब चीज में उत्कृष्ट आपके कला केंद्र के रूप में पूरे भारत में आपका विकसित हो चुका था। भारत से बनी इन जो आपकी चीजें थी, विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री का उपयोग, उच्च स्तर की आपकी कलात्मक पर बड़ी आधार थी और क्या था, बड़ी प्रतिष्ठा रखते थे। बड़ा इनका डिमांड होता था कि भारत की बनी चीजें हैं, भारत का बना कपड़ा है, भारत की बनी शिल्प मूर्तियां हैं, भारत की आप कच्ची मिट्टी के बर्तन हैं, इनकी वैश्विक रूप में बड़ी डिमांड थी। और यही डिमांड क्या हुआ, एक यही डिमांड आपका बढ़कर एक बढ़त बाजार के रूप में विश्व के सामने आई। और इसी बाजार ने भारत को आपका प्रसिद्ध बनाया। क्या किया, भारत ने इसको प्रसिद्ध बनाया। तो आप देख सकते हैं कैसे अर्थव्यवस्था आपकी आजादी से पहले आपका विकसित थी और कैसे आजादी के पहले ये सारी चीजें थी। तो ऐसा नहीं है कि हम इन भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को नहीं जानते हैं, तो नहीं देखते हैं। जबकि जब तक हम किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग मूलभूत विचार या उसका पीछे हट के नहीं देखेंगे, उसका इतिहास क्या रहा है, तो तब तक हम किसी अर्थव्यवस्था के विषय में बहुत अच्छे से आकलन जो है नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज इसके अंतर्गत आपका शामिल है। चाहे आपका जुड़ी शिल्प कला हो, चाहे जुड़े उन्नत वस्त्र हो, रेशम हो, सूती हो। अब देखिए भारत के जो आपका रेशमी वस्त्र थे, इनकी मध्य भारत में बड़ी डिमांड थी। क्या थी, मध्य भारत में इनकी बड़ी डिमांड थी। लोग बड़ा पसंद करते थे इनको मध्य भारत में। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि विश्व में इतनी अच्छी उन्नत रेशम जो था वो केवल भारत में ही होता था। और इस रेशम को वो आपका सूती रेशम को धागे में बनाकर और धागे से वस्त्र बनाकर वो आपका इन सब में आपका बच्चों आपका प्रयोग में ला देते। औपनिवेशिक शासन द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश की आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धनता ही था। अब देखिए औपनिवेशिक जब आपका शासन आया तो उनकी आर्थिक नीतियां किस बात के ऊपर डिपेंड हो रही थी, ये आप मुझे बताइए। एक आप देखिए क्या थी इनकी आर्थिक नीतियां कि उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था के विकास से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उन्हें क्या चाहिए था, जो उनका अपना मूल देश था उसके आर्थिक जो हित है उसका संरक्षण और उसका संवर्धन, उसी को बढ़ाना था, उसी को चलाना था और उसी को आपका देखना था। क्लियर है, इन सभी पर उनको आपका विचार करना था कि कैसी अर्थव्यवस्था का रूप है, कैसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। आप इसको देख सकते हैं और आप इस स्वरूप को समझ भी सकते हैं। क्लियर है, देखिए बताइए जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ शासन कर रहा है और उसकी मंशा या उसके जो मूल उद्देश्य हैं वो यही है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा करना है, अपनी आर्थिक स्थिति की कुछ जो हमें आपकी पॉलिसियां बनानी है वो इस प्रकार हो कि हमारे देश का संरक्षण और आपका संवर्धन हो। जिस देश को हम लोग औपनिवेशिक शासन के रूप में काम कर रहे हैं या फिर जिनको हमने अपना कॉलिज्म बनाया है, उन्हें हमें उनके हितों से, उनकी अर्थव्यवस्था के विकास से हमें कोई लेना देना नहीं। उनका मूल उद्देश्य क्या था, अपना प्रॉफिट, अपना लाभ। क्लियर है, इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप, मूल रूप को बदल डाला और कह रहे कि यही चीज है जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, जो उसका मूल स्वरूप था, वो स्वरूप कैसा हो गया आपका अब
चेंज हो गया। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करने तथा वहां के बने माल को तैयार आयात करने वाला देश बन गया। कैसी इकोनॉमी हो गई वहां की कि हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ध्यान देना है, ये करेंगे केवल कि भारत से आपका कच्चा माल जाएगा कहां, इंग्लैंड, और वो वहां की मशीनों में जाएगा जो आधुनिक मशीन है। उन आधुनिक मशीनों से उससे कपड़ा बनेगा और कपड़ा वापस कहां आएगा, भारत। फिर वो भारतीय बाजारों में आएगा और भारतीय बाजारों में उसकी कीमत कैसी होगी, सस्ती होगी, और फिर उसे वहां के लोग आपका खरीदेंगे और फिर क्या होगा कि उनकी मांग उन कपड़े की बढ़ेगी। अब देखिए, जो रॉ मटेरियल पहले यहाँ के जो आपका कच्चा माल था, जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी स्थानीय बुनकरों को मिलता था, वो किसका मिल गया, ब्रिटिशरों को। ठीक, उनको सस्ते रेट में प्राप्त हुआ। अब वो सस्ता बनाकर बेच रहे हैं, तो यहाँ के जो आपके कुटीर उद्योग वाले लोग थे, जो बुनकर थे, उनका रोजगार, उनकी आजीविका तो क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि सारा पैसा कहाँ जाने लगा, यूरोप। क्योंकि जब हम चीज यूरोप की खरीद रहे हैं तो पैसा कहाँ जाएगा, यूरोप। अगर हम देश में खरीदेंगे तो पैसा कहाँ रहेगा, देश में ही रहेगा। इसलिए आप देखिए, आज भी हम कहते हैं कि हमको जो भारी वस्तुएं हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए और देश। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना था। अब जब सब कुछ सामान आपका बाहर जाएगा, पूरा पैसा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होगी आपकी, बच्चों, कमजोर होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। तो आप कहेंगे हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक चीज का सीधा जो आपका प्रभाव है वो आपका पड़ेगा, और भारत क्या बन गया, कच्चे माल का निर्यात करने वाला और बनाए माल को आयात करने वाले तक ही सीमित रह गया। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप आप देखेंगे बदलता हो। क्लियर है। स्वाभाविक था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं करा। कह रहे कि औपनिवेशिक जो शासक थे उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि देश में जो है पर कैपिटल जो इनकम है, आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसको आपका निकाला जाए और प्रति व्यक्ति आय को आपका ज्ञात किया जाए। इसमें कोई प्रयास किसी प्रकार का नहीं किया गया। मुझे बताइए बच्चों, क्या वर्तमान में पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है? बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपका बता सकते हैं? चलिए मैं आपके लिए कल एक छोटा सा आप क्वेश्चन देता हूं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना भारत का कौन सा मंत्रालय करता है, ये आपको बताना है। क्या कहता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन सा मंत्रालय और कौन सा विभाग करता है, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो क्या नहीं हुआ, ईमानदारी से उसका भी प्रयास जो है आपका नहीं हुआ। कुछ लोग ने निजी स्तर पर आकलन किया। कह रहे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेवल पर आकलन किया, उसमें सरकार का कोई वो नहीं था। क्लियर है। और उनके अनुमानों में कुछ आपकी विसंगति और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, आपके फैराडे सिराज, डॉक्टर VKR राव, RC देसाई आपके प्रमुख रहे। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ताओं ने एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम रही। कितनी रही? 2% से कम रही। भारत की क्या थी जो समृद्धि दर थी, वो भी क्या रही आपकी, 2% से भी आपका कम बनी रही। यानी कि जितना इकोनॉमिकल आपका ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधी प्रतिशत ही रही। यानी जो लोग आपका प्रति व्यक्ति कुछ उत्पादन करते वो कितना थी, 0.5% थी। अब आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति आय में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फैराडे सिराज और डॉक्टर VKR राव, ये इसमें क्या थे, ये आपके प्रमुख रहे हैं।
क्लियर है? इन्हें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये इसके इम्पोर्टेंस रोल आपके प्ले करने वाले आपके लोग थे, तो आप इनको ध्यान रखिएगा और आप इन पर गौर भी करिएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना सभी को? चलिए, तो अभी जितना पढ़ा है इसमें से कोई भी अगर आपका डाउट बनता है, कुछ भी आपको पूछना है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार 30 सेकंड तक इसको देख लीजिए। कोई भी डाउट बनता है, किसी प्रकार का कोई कमेंट बनता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए एक बार। देख लिया बच्चों? है कोई डाउट? कुछ चीज पूछनी है आपको? बताइए, कोई डाउट रहा? देखिए, दादा भाई नौरोजी और विलियम डिग्वी को आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने की कोशिश करी, लोगों को बताने की कोशिश करी कि भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्लियर है? ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, फिलहाल थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको एक चित्र मिलेगा, इस चित्र को बहुत अच्छे से देखिए। पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि, यानी कि पूर्व मतलब पहले, ब्रिटिश काल में किस प्रकार आप कृषि थी इससे देखते हैं। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल में इस प्रकार से वर्णन किया। देखिए, 17वीं शताब्दी में क्या होता है, एक भारत में यात्री आते हैं फ्रांसीसी, जिनका नाम है बर्नियर, और ये कहाँ पहुंचते हैं? आपका बंगाल। और बंगाल की ये कुछ इस तरह से वर्णन करते हैं कि अपने दो बारी के आधार पर मैं कह सकता हूं। देखिए, 2 बार आए वो, दोनों बार बंगाल का उन्होंने आपका भ्रमण किया और उनके विषय में क्या लिखा कि मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश के कहीं से अधिक समृद्ध है। कह रहे मिस्र देश में जो लोग समृद्ध हैं देश, उनसे कहीं ज्यादा समृद्ध क्या है? आपका बंगाल है। यहां से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर, मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता था। क्या करते थे? सूती वस्त्र यहां से मिलता था, आपका चावल, शक्कर, मक्खन, ये सारी चीजें क्या थी? यहां सब आपका निर्यात होती थी। क्लियर है? यहां अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जी, क्या हो रहा है? गेहूं, सब्जी, अनाज, मुर्गे, मुर्गी, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता था। लोग अपने उत्पादन करने के लिए अनाज, गेहूं, इन सब का भी उत्पादन करते थे अपने उपभोग के लिए। ठीक, यहाँ सुअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान थे, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में आपके सुअर पाले जाते थे, भेड़ बकरियां जो हैं ये सब पाली जाती थी। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी बहुत ही आपका क्या थी? श्रम पूर्वक आपका कटाई से नहर जाल इत्यादि ये सारी चीजें क्या थी? आपकी बनी हुई थी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, इन सारी चीजों का विस्तार आपको दिखाई देगा। 17वीं शताब्दी में आप अपने देश में कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए कि भारत की कैसी कृषि थी, उसके समृद्धि के विषय में लिखिए। लगभग 200 साल बाद जब ब्रिटिश ने भारत छोड़ गए, उस समय कृषि की गतिहीनता से इसकी तुलना कीजिए। कह रहे एक तो उसके विषय में आपको लिखना है कि जब तक ब्रिटिशर लोग नहीं आए थे तो भारत में कृषि की क्या स्थिति थी, और जब वो लोग आपका चले गए उसके बाद की क्या स्थिति थी। इन दोनों का आपस में आपको तुलना करनी है, इन दोनों का आपस में आपको कंपेयर करना है, फिर आपको पता चलेगा क्या स्थिति बनी हुई थी। क्लियर है? तो एक बार इसको देख लीजिए, कोई डाउट बनता है पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे चैप्टर के अंदर। देख लिया बच्चों? कोई डाउट बना इसमें? पूछिए। चलिए एक बार वापस से आप पीछे पुनः देख सकते हैं क्या स्थिति रही है और क्या हमारी अर्थव्यवस्था थी। इस अर्थव्यवस्था को आप लोग समझ सकते हैं और इसके महत्व पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। देखिए,
हमारे पास कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, अगर इतनी व्यापक भी नहीं थी अर्थव्यवस्था, तो इतनी आपकी हमारी कमजोर भी नहीं थी कि हम अपना खाद्यान्न चीजें, अपने पालन पोषण के लिए चीजें ना कर पाए। देखिए, जब भारत से अंग्रेज गए तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आजादी के बाद कोई था, तो वो बच्चों पता क्या थी? हमारे यहाँ भोजन कैसे दें इतनी सारी जनता को, खाद्यान्न व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी कि अनाज कहां से उपलब्ध कराएं। अब देखिए, देश तो आजाद हो गया है, उद्योग, डेवलपमेंट, ये सारी बात की चीजें थी, प्राइमरी थी। इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षित कैसे करें, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, और ये भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, गरीबी को दूर करना, शिक्षा, पोषण, कुपोषण, डेवलपमेंट, ये बात के प्रोसेस थे। सबसे पहले था कि इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन यानी कि खाद्य व्यवस्था कैसे कराया जाए, इस खाद्य संकट से कैसा निकाला जाए। तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो संकट था वो आन खड़ा था। क्लियर है? और उसी संकट को हमको देखना था। देखिए, अब हम तीसरा सेक्टर इसमें देख लेते हैं। देखिए, हमने कौन कौन सा देख लिया। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमने देखा औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। क्लियर है? इसको देखा, और पहला हमने इसमें परिचय पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं आपका तीसरा पॉइंट पर, और हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं कृषि क्षेत्र। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूल एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। कि जब आपका ब्रिटिश शासन था तो भारत क्या बना रहा? एक मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही आपका बना रहा। देश की लगभग 85% जनसंख्या तो गांव में बसती है। कहां बसती है? आपका गांव में। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही है। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चली। कैसी चली? गतिहीन आपकी विकास की प्रक्रिया चलती रही। अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्यक्ष गिरावट भी का भी अनुभव किया गया। कि क्या हुआ कि जो हम उम्मीद से ज्यादा नहीं सोच सकते, उस प्रकार के एग्रीकल्चर में हम लोगों को आपको गिरावट की चीजें नजर आई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रयास के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु उत्पादन में कमी भी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणाली का ही माना जा सकता है। क्या मान सकते हैं? जो आपकी भू व्यवस्था प्रणाली है, उसी को हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है आपका मान सकते हैं। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय का आपका बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, क्या बोलते थे हम लोग? बंगाल प्रेसिडेंसी। क्लियर है? लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में कृषि कार्य से होने वाले समस्त लाभ जमींदार हड़प जाते थे। किसान के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार सभी औपनिवेशिक शासकों के कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदार की रुचि तो आपका किसानों की आर्थिक दुर्दशा पर अनदेखी और उनके साथ अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित थी। अब देखिए, आपने बंगाल प्रेसिडेंसी को देखोगे तो वहां की स्थिति को आपने देखा, और कैसे आपकी जमींदारी व्यवस्था लागू हुई। इन सब के विषय में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत अच्छे से हम लोग आपका विस्तृत में आपकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप बच्चों एक बार इस जितना चैप्टर पढ़ा इसको रिवीजन करिए, तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का पता लगेगा कि हम किस दौर से हमारा देश गुजरा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।